कहां तक बताए थे हम? पहाड़ वगैरह बता दिए थे। मार्कर कहाँ है जी? है यहीं पे। वैदिक काल बताना है। रेडी? वैदिक काल के बारे में बता रहे थे आपको, यानी सिंधु सभ्यता कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जो इतिहास के स्रोत थे वो भी हम आपको बता दिए थे। बताइए महाभारत में कितने पर्व हैं? सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व। भीष्म पर्व को क्या कहते हैं? भागवत गीता। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। जय संहिता में कितने श्लोक? 8800 श्लोक। समझिए ना। रामायण में कुल कितने कांड? सबसे महत्वपूर्ण कांड। रामायण किसने रची तक? महाभारत। रामायण में प्रारंभिक रामायण में कितने श्लोक? वर्तमान में 19,000। महाभारत में वर्तमान में 1,00,000। प्रारंभ में तो जय संहिता था 8800। प्रारंभिक में तो जय संहिता थी और क्या था? 8800। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े। हाँ? जय संगीता धीरे धीरे बड़ा होता है। कौन सी हुआ जी इसको? हाँ? जय जय। ऐसे लड़की सबका तबीयत खराब रहे तो ठीक है, पहले ही भाप जाओ लोग, तबीयत क्या है, गड़बड़ है। देखिए, तो ये किताब वगैरह तो अब हम लोग साइड रखते हैं। लिंक मेन क्या था कि हम लोग इतिहास का पहला स्रोत पढ़े थे, प्राग इतिहास। कौन सा था? प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक देखे थे। और एक क्या था? आद्य ऐतिहासिक। और एक था ऐतिहासिक। यही था ना। इसमें अगर देखेंगे तो कौन सा काल था? पाषाण काल। पाषाण काल। इसमें देखेंगे तो सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। और अगर इसमें देखेंगे तो ये तो सोच रहा हूं अभी तक कंटिन्यूअस चल रहा है। ये जो सभ्यता थी ये 2500 ईसा पूर्व थी। 1750 1750 ईसा पूर्व तक चल रही थी। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ये जो सभ्यता थी सिंधु सभ्यता चल रही थी। सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन था, अपना नगर विकास का नियम था, सड़कें सीधी थी, नालियां समकोण पर काटती थी, सड़क चारों ओर दुर्ग बना होता था, बहुत सारा नियम कानून था इसका। लेकिन ये प्राकृतिक आपदा जलवायु परिवर्तन के कारण ये क्या हो गई? तहस नहस हो गए। तो सिंधु सभ्यता के बर्बाद होने का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन के कारण आया हुआ बाढ़। जलवायु परिवर्तन के कारण आया हुआ बाढ़। अब जब ये तबाह हो गया सभ्यता तो धीरे धीरे ये सभ्यता जो है ना वो विलीन होता गया और इसकी जगह एक नई सभ्यता का विकास हुआ। तो इस नई सभ्यता के विकास में लगभग 250 साल का समय लग गया। उसे ट्रांजिशन फेज कहते हैं। किसी भी चीज को एक नए डेवलप होने में ट्रांजिशन फेज कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे कोरोना खत्म हुआ और कोरोना के बाद आम जनजीवन चालू हुआ, इसके बीच में 6 महीने का टाइम था। लोग आम जनजीवन भी जी रहे थे, कोरोना का प्रोटोकॉल भी फॉलो कर रहे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? मास्क लगाइए, ये लगाइए, दुनिया भर का आपको सैनिटाइजर वगैरह पूरा जबरदस्त। आपको क्या लगता है जितना आप लोग का इतना भीड़ है कोरोना में पॉसिबल था? हाँ, साफ हो जाते लोग सब जना यहाँ पे। बहुत खतरनाक था कोरोना वगैरह। और आप लोग तो यंग है, हमारा क्या होता? बुढ़वन को तो कोरोना और हम लोग जैसा आदमी को तो सबसे पहले खोजता, कहता कहाँ है खान साहब? तो वो 6 महीने का ट्रांजिशन फेज समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था?
2022 में जब कोरोना जस्ट 2022 में 20 में तो सब नॉर्म स्टार्टिंग था, 21 में सबसे खतरनाक था, जनवरी 2022 में बस छोटा सा स्टार्टिंग फेज था। जनवरी में लॉकडाउन वगैरह लगा था, कोचिंग वगैरह को क्या था, प्रतिबंध लगाया था जनवरी में। उसके बाद से धीरे धीरे कोरोना खत्म ही हो गया। और अब भगवान न करे आए चोट्टा। दिक्कत क्या था ना, उसमें मिडिल क्लास को बर्बाद कर दिया था। देखिए, जो एकदम गरीब था तो कुछ भी करके जी खा ले रहा था, जो अमीर था उसको उतना बैकअप में रखा हुआ था। लेकिन जो कमाने खाने वाले लोग थे तो बर्बादे हो गए पूरी तरह से। कोरोना में बहुत दिक्कत हो गया। तो समझिए, तो ये 2500 साल इसमें लग गया, ये 1750 ईसा पूर्व में खत्म हो गई थी। जबकि ऐतिहासिक काल जो है इसकी शुरुआत होती है वैदिक काल से। इसका पहला काल क्या था, वैदिक काल। ये शुरू होता है 1500 ईसा पूर्व से। कितना से, 1500 से। कहाँ तक जाता है, 600। 1500 से जाता है 600। ये बीच का जो 250 साल है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन काल। कौन सा काल, ट्रांजिशन काल। ट्रांजिशन मतलब इसमें सिंधु सभ्यता कंप्लीटली खत्म हो रही थी और एक नई वैदिक सभ्यता कंप्लीटली क्या हो रही थी, स्टार्ट हो रही थी। इस सभ्यता का नाम, यानी हम जो ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे ये वैदिक काल से स्टार्ट होती है। ऐतिहासिक काल कहाँ से स्टार्ट होती है, वैदिक काल से स्टार्ट होती है। इसका नाम वैदिक क्यों पड़ गया आप समझते हैं। और ये 1500 से क्यों चालू हुआ, डायरेक्ट सिंधु सभ्यता के बाद क्यों नहीं चालू हो गया। ट्रांजिशन फेज था। कौन सा फेज था, ट्रांजिशन। सिंधु सभ्यता बाढ़ आया था, तबाह हुआ होगा, पूरा घर द्वार दह गया होगा, सब चीज बर्बाद। अब जैसे कोई हिरोशिमा हो गया धाए से, तो क्या सोचिएगा, अगले दिन से वहां जनजीवन चालू हो जाएगा। और पहले के लोग और कह दिए थे कि यह जो तबाह हुआ है या किसी के श्राप से तबाह हुआ है, और आदमी दस गया। नहीं समझ में, श्राप लग जाता है तो लोग और मतलब क्या हो जाता है, डर जाता है। नहीं तो पहले लोग श्राप से नहीं डरते थे। अभी हम सबको समझाए ना, लड़का सबको नहीं सताना चाहिए, क्या लग जाता है, श्राप लग जाएगा। कोरोना इसलिए थोड़े हुआ था, तुम लोग तो और जरूरत से ज्यादा हो जाता है। इतना भी सीधा नहीं है तुम लोग, इतना सीधा थोड़े है। हाँ, तो लड़का सबको मतलब पुरुष को मतलब साक्षात वो उसका कनेक्शन प्रभु से होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसलिए अगर वो जो उसको पुरुष को सताएगा सिंधु सभ्यता हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं गया। इसलिए पुरुष को कभी नहीं सताना चाहिए, वरना प्रलय वगैरह आ जाता है। रोबोट कोई दिक्कत, रोबोट को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाए तो वैदिक काल कहां से चालू होता है, 1500 ईसा पर, और ये अभी तक चल रहा है। मतलब ऐतिहासिक काल अभी तक चल रहा है। ऐतिहासिक काल के पहले भाग को वैदिक कहेंगे, दूसरे को महाजनपद कहेंगे। क्या कहेंगे, महाजन। तीसरे को आक्रमण काल कहेंगे, जब बाहर से आए सब हिंद, यूनानी, पहलव, शक, कुषाण, ये सब आक्रमण काल। उसके बाद आ जाएगा गुप्त काल। कौन सा आ जाएगा, गुप्त काल। कोई दिक्कत, गुप्त खत्म होगा, वर्धन आ जाएगा। कौन आएगा, वर्धन। वर्धन खत्म होगा, राजपूत काल आ जाएगा। राजपूत काल खत्म होगा तो दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत खत्म होगा, मुगल। अब मुगल खत्म होगा तो अंग्रेज। अंग्रेज खत्म होगा तो नेताओं का काल। कौन सा काल, नेताओं का काल। हाँ, मशरूम। वैदिक काल। तो बताइए ऐतिहासिक काल कब से चालू हो रहा है, 1500 ईसा पूर्व। और ऐतिहासिक पूछ रहे हैं, ऐतिहासिक 1500 ईसा से चालू हो गया, अभी तक चल रहा है, टिल नाउ अभी तक चल रहा है। इसका पहला भाग क्या कहलाता है, वैदिक का। तो ऐतिहासिक काल तो बहुत बड़ा चीज है। इसका पहला खंड वैदिक, दूसरा महाजन, तीसरा आक्रमण, उसके बाद गुप्त, वर्धन, राजपूत काल, मुगल का नहीं, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, अंग्रेज। तो अभी तक चल रहा है आपका कौन सा काल। फिर पहला वैदिक काल बोलता है। ऐतिहासिक ना बड़ा है, उसका शुरुआती क्या है, वैदिक। ऐसा नहीं सन बकलोल पुरुष पे कभी भगवान भी नहीं, भगवान का प्रतिनिधि नहीं कर रहा है सब। बकलोलवा रावण का प्रतिनिधि है सब।
समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? ऐतिहासिक काल समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे बढ़े। तो ऐतिहासिक काल की पहली भाग क्या होता है? ऐतिहासिक कालखंड तो बहुत बड़ा है, वैदिक काल से लेके अभी तक। इसका पहला भाग वैदिक, पहला वैदिक खत्म करेंगे। महाजनपद का आक्रमण, गुप्त, वर्धन, राजपूत काल, दिल्ली सल्तनत, अंग्रेज। समझ में आ गया? तो अभी हम लोग को ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या देखना है? वैदिक। तो हम पहले क्या देखते हैं? वैदिक। 1750 में सिंधु सभ्यता खत्म हो गई थी, 1750 ईसा पूर्व में। तो क्या उसी समय 1750 ईसा पूर्व में वैदिक काल आ गया? कितना साल लगा? 250 से। ट्रांजिशन फेज क्या लगा? ट्रांजिशन फेज। कितना साल? तो पहला हम लोग पढ़ते हैं कौन सा काल? वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक पीरियड 1500 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है, 650 ईसा पूर्व तक आता है। इस काल को हम वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वेद की रचना हुई थी। किसकी रचना हुई थी? वेद की रचना हुई थी, रचना हुआ था, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? वैदिक काल कहते हैं, वैदिक काल कहते हैं। ये 1750 के जस्ट बाद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यह क्या था? ट्रांजिशन फेज था। आपको पता है कि प्राग ऐतिहासिक काल का जो है पराशर काल, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं गया, केवल पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत तो हमेशा मिलेंगे, वो तो डायनासोर का भी है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत तो सब चीज के मिलते हैं, मेन है कि साहित्यिक स्रोत मिला है कि नहीं। वो बकलोला लिखना ही नहीं जानता था सब। भीमबेटका में फोटो बनाया है सब, बस आदिमानव का फोटो बनी ले सब, वहाँ पे चित्रकारी वगैरह यहाँ पे भीमबेटका का। ये तो लिखना जानता था सब, ऐसा लिखा सब जिसका पढ़ाईले नहीं गया यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अभी हम लोग पढ़ते हैं कौन सा? इतिहास है। तो इसके लिखित स्रोत पठनीय है, हम पढ़ सकते हैं। अब वेदों की रचना हुई, इसलिए क्या नाम हो गया? वैदिक काल। कौन सा काल? वैदिक काल। तो वैदिक काल जो था इसका नाम वैदिक काल है। पहला तो ये किसका हिस्सा है? ये आदि ऐतिहासिक का। यहाँ जो भी लिखा गया है उसको क्या है? पढ़ा जा चुका है। कहाँ चला गया जी? इसका नाम वैदिक काल क्यों पड़ा? वेदों की रचना की गई थी। किसकी रचना की थी? वेदों की रचना हुई थी। देखिए वैदिक काल जो है इसे हम लोग दो भागों में बस ऐसे बांट लेते हैं अध्ययन सुविधा में। जैसे हम लोग हाथ है दो भाग में बांट देते हैं, दाहिना हाथ और बायां हाथ। कोई बहुत बड़ा चीज तो है नहीं यहाँ पे। उसी तरह वैदिक काल को हम दो भाग में बांटते हैं, शुरुआती वैदिक काल और बाद वाला वैदिक काल। तो स्टार्टिंग वाला वैदिक काल जो है, स्टार्टिंग वाला को कहते हैं ऋग वैदिक। ऋग वैदिक। कौन सा? ऋग वैदिक। ये स्टार्टिंग फेज था। और ये उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक। ठीक है। शुरुआत का एक हिस्सा दे दीजिए इसे 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व। तो 1500 से 1000 दे दिए, 1500 से 1000 ये हो गया बीच वाला। और 1000 से लेके 600, 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व तो समझ ही गए आप लोग। ये क्या हो गया? उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसमें बताइए प्रचंड देहाती कौन होंगे? प्रचंड गांव वाला, एकदम खाटी देहाती। हाँ, ऋग्वेद। और थोड़ा थोड़ा शहर की ओर जा रहे होंगे। हाँ, उत्तर। और जैसे उत्तर वैदिक खत्म होगा ना, महाजनपद चालू हो जाएगा। क्या चालू हो जाएगा? महाजन। वो फिर शहरी सभ्यता हो जाएगी। क्या हो जाएगा? शहरी सभ्यता। तो हर 2000 साल बाद ना शिफ्ट हो जाती है सभ्यताएं। सिंधु सभ्यता रही, उसके बाद क्या आया? वैदिक काल। वैदिक काल लगभग 1000 साल रहा। कितना साल? 1000 साल। 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व, लगभग 1000 हो जाएगा ना। उसके बाद क्या हो गया? महाजनपद।
अभी महाजनपद का अभी शहरीकरण चल रहा है, महाजनपद से शहरीकरण चालू हुआ था और अभी तक चल रहा है। अब ये जो सभ्यता तबाह होगी ना, फिर ये ग्रामीण सभ्यता आएगी। अभी जब हम लोग का तबाह होगा ना, फिर एक ग्रामीण सभ्यता आएगी। कोई उल्का पिंड वगैरह मारेगा, धाए से उधिया जाएगा, पूरी सभ्यता ही खत्म हो जाएगी। वही बचेगा जो जंगल वंगल में बच के रह रहा है, आदिवासी टाइप के लोग, समझ गए, जो पहाड़ वगैरह पे है। क्योंकि मेन शहर वाला तो उधियाएगा, युद्ध हो गया या कुछ भी हो गया तो फिर वही आदिवासी वगैरह को बचेगा। देखेगा अरे पटना खाली होगी, लोग खान सर किधर गए। ये सब तबाह हो चुका रहेगा, समझा। पैनल मिलने से क्या हो जाता है, पैनलवा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ले लेगा, यूज कर लेगा, वो कभी यूज नहीं करेगा। यहाँ पे एक मेंटेलिटी होती है। तो हमेशा से इतिहास में रहा है, एक शहरी सभ्यता है, फिर देहाती ग्रामीण सभ्यता, और फिर शहरी। सिंधु क्या थी, शहरी, वैदिक ग्रामीण, महाजनपद, अभी तक शहरी चलते आ रहा है। अभी ये खत्म होगा तो क्या चालू होगा, ग्रामीण। ग्रामीण फिर 1000 साल लगेगा उस ग्रामीण को फिर विकसित होने में, फिर क्या तबाह होगा, क्या हो जाएगा, शहरी होगा। ऐसे चलते रहेगा। बिहार में ग्रामीण ही है, ग्रामीण तो गांव तो हर जगह रहेगा। व्यवस्था है ना वहां पे भी, सड़कों की व्यवस्था, ये सब की व्यवस्था, नगर निगम पंचायत है ना, ये सब। आगे बढ़ जाए, बताइए बाबू। तो ऋग वैदिक काल सबसे पुराना था, और ये क्या था, उत्तर वैदिक काल बाद में है। ये हल्का हल्का शहरीकरण की ओर बढ़ रहा था, ये तो कंप्लीट इधर था। ऋग वैदिक काल में 3 वेद लिखे गए थे, जिसका नाम वेद त्रयी था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और अर्थर्वेद की रचना उत्तर वैदिक, ये तो हम पहले ही बताए थे आप लोग को। अर्थर्वेद की रचना उत्तर वैदिक। इसमें कितने वेद, 3 वेद इसमें। तो वेद त्रयी, वेद त्रयी। और इसमें क्या हुआ था, अर्थर्वेद, इसमें अर्थर्वेद की रचना हुई थी। ये कंप्लीट शुरुआत का भाग था, देहाती। इसकी एक विशेषता थी, इसमें जो जाति होती थी, व्यक्ति किस जाति में जाएगा, ये जाति कर्म के आधार पर थी। किस आधार पर, कर्म। लेकिन जैसे जैसे इधर गया, यह जाति किस आधार पर हो गया, वंश के आधार। किस आधार पर, वंश के। अब अगर कोई जाति का व्यक्ति है, सपोज कीजिए कि कोई ब्राह्मण जाति का है, तो अब तो किस आधार पर हो गया, वंश। अब पंडित का मतलब होता है ज्ञानी। अब पंडित जी का बेटा है, अगर ज्ञानी है या ज्ञानी नहीं है, लेकिन अब वंश के आधार पर है, ठीक है, तो वो ब्राह्मण ही रहेंगे। और अगर कोई कितना भी ज्ञानी है, शूद्र के फैमिली का है, तो वो क्या रहेगा, शूद्र रहेगा। लेकिन क्या पहले ऐसी व्यवस्था थी? यदि अगर कहीं दूसरे जगह नौकरी कर रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, शूद्र। और आपका बेटा पढ़ लिख कर कहीं जाके शिक्षा देने लगा, तो वो क्या हो गया, ब्राह्मण। तो पिता रहेंगे शूद्र, अब बेटा क्या हो गया, ब्राह्मण। अब पता चला उसका लड़का आया, नाती पोता, बिजनेस कर लिया, तो वैश्य हो गया। क्या हो गया, वैश्य। उसका आया तो कहीं जाके नौकरी कर लिया, तो शूद्र। नौकरी करना क्या कहलाता था, शूद्र। आप लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की, समझा क्या। तो वैदिक काल जो था इस हिसाब से बढ़ता था। किसी को दिक्कत समाज में, तो पहले ऋग वैदिक काल में जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था, जिस कारण एक ही घर में कई जातियां विद्यमान थी। समझा गया कि नहीं गया। लेकिन आज ऐसी व्यवस्था नहीं है। किसी को दिक्कत है तो बताइए। ऋग वैदिक काल समझ में आ गया, आगे बढ़े। तो ये कैसी थी भाई, ये तो एकदम प्राचीन थी। इसमें जाति के आधार पर नहीं होता था, मतलब वंश के आधार पर नहीं था, जाति के आप कर्म के आधार पर क्या डिसाइड होता था, जाति। और उस समय जाति 4 मुख्य थी। सबसे ऊपर जो था ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य, और सबसे नीचे शूद्र। सबसे नीचे शूद्र, उसके ऊपर वैश्य। व्यापार करने वाले को वैश्य, उसके नीचे क्षत्रिय, और सबसे ऊपर ब्राह्मण। कौन थे, ब्राह्मण। और इसके ऊपर भगवान, गॉड। तो ब्रह्मा का प्रतिनिधि कहा गया किसे, ब्राह्मण। ब्रह्मा का प्रतिनिधि ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य,
सबसे नीचे शूद्र। समझ में आ गया? हायरार्की ऐसे बनाया है कि संख्या में सबसे ज्यादा शूद्र, सबसे ज्यादा शूद्र। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए तो समझ में आ गया कि नहीं आएगा? पहले ये वंश किस आधार पर था? कर्म के आधार, कर्म के आधार पर। कोई दिक्कत? लेकिन भारत में जातिवाद बहुत ज्यादा घर कर गया, और जिसके पीछे ये भी कारण भी रहा है कि जिनको जिस जाति से सताया जाता था वो बस शिकायत करते थे कि फलानिया जाति हमको सता रहा है। दिमाग लगाओ, उसी जाति का नाम अपने में भी जोड़ लो। नहीं समझ में आया? एकदम पूरा चतुर्वेदी, 4 वेद से बड़का कोई वेद है क्या? जो चतुर्वेदी, भले एक को वेद याद नहीं रहे लेकिन क्या लग लो चतुर्वेद। कह तो भैया नाम है हमारा, नहीं सुरेश चतुर्वेदी नम्वे है मेरा पूरा, सुरेश चतुर्वेदी कुमार, वो टाइटल नम्वा मेरा। इस पे कोई बहस नहीं कर सकता आपसे। आप अपना नाम कुछ भी रख सकते हैं, समझ में? मार्कशीट में जो आ गया वही है, और नाम आप मैट्रिक में रखते हैं, जाति थोड़े पूछता है आपसे। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। वकील लोग नाम रख लेता है, का LLB के डिग्री खोजता है, उनसे नाम नहीं रख लेता है। देखो नेहा कुमारी करिए, नेहा चतुर्वेदी, कविता कुशवाहा, कविता उपाध्याय, देखो टीचरें बन गई। तो पहले जमाने देखो माइंड जो होता है ना, माइंड वो बड़ी उत्पन्न है। अगर ये चीज 1000 साल से होते आता ना, अब अभी करिएगा तो इसका असर दिखेगा 100 साल बाद। लेकिन अगर यही चीज 1000 साल पहले अगर आ जाता, इतना ना लोग खिचड़ी मचा देते कि उसी व्यक्ति से वही पूछा जाता कि तुम यही वाला है कि लिखता है बस। नहीं समझ में आया? तो कंफ्यूजन में लोग रहते हैं यहाँ पर। आज तो पता है कि अगर यादव जी लिखे हैं तो मतलब यादव जी ही होंगे, लेकिन अगर खिचड़ी हो जाता तो पूछता है कि भाई है कौन ही है यहाँ पर। कुछ जातियां आज भी हैं ना, बहुत समझदारी की हैं इसमें। बिहार में भी ऐसी बहुत सारी जातियां बहुत समझदारी की, कुछ और टाइटल लिख देती हैं, कुछ और लिख देगा वो टाइटल, कंफ्यूजन में रहेगा आदमी कि कौन कौन कास्ट का है। बहुत समझदारी का काम किया, कुछ राज लिख देगा, नमवा क्या राज लिख देगा, लास्ट में कुमार जोड़ के नहीं पड़ जाएगा, कुछ भी लगा दो। कुमार तो प्याज की तरह कहीं भी सेटल हो सकता है, किसी भी सब्जी में। मतलब नहीं कि नाम क्या गया तो कुमार, एक तरह से समझिए वो टाइटल है भी नहीं, किसी में लग जाता है कुमार। नहीं समझे? कंप्लीट ही समझ नहीं। तो ये वाला चीज जो था ना, मतलब खिचड़ी कर देता ना, तो भारत की एक बहुत बड़ी समस्या क्या हो जाती है, खत्म हो। लेकिन उसने खिचड़ी नहीं किया। जब जान रहा है कि हमको इसी टाइटल के नाम पे हमको सताया जा रहा है, तो सोच रहा तू नहीं तो तुम जो सताने वाला है उसके नाम के आगे एक विशेष टाइटल लगा हुआ है, और जो सताया जा रहा है इसके नाम के आगे भी एक विशेष टाइटल है। तो सारा झगड़ा इस टाइटल का है। तो हमको भी टाइटल ने मारा, तुमको भी टाइटल ने, हम सबको टाइटल ने मारा, इस टाइटल को मारे डालो। या तो सरकार को कह देना चाहिए कि आप बस नाम लिखिए, टाइटल मत लिखिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 2-4 को सरकारी टाइटल दे देता, हिंदुस्तानी जोड़ सकते हैं, भारतीय जोड़ सकते हैं, इंडियन जोड़ सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आर्यावर्ती जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं, सरकारी 2-4 को टाइटल दे देता। नहीं समझे? या तो छूट दे देता, कोई जोड़ दो, जाति हो तो कुछ भी जोड़ दो। यहाँ पर हमरा से तो कोनो कंफ्यूजन रहता, आप लोग में तो जातीय का कंफ्यूजन, हमरा से तो लोग धर्म में कंफ्यूजन रहता है। जाति तो छोटा चीज है, छोटा, हमको तो धर्म में कंफ्यूजन रहता है कि भाई ये मुस्लिम है कि हिंदू है। नहीं समझा? सावन में हम भी मीट मांस नहीं खाते, अब वो भी कंफ्यूजन में है कि भैया ये आदमी क्या है। हमसे एक आदमी पूछने लगे कि सर सावन में आप मीट क्यों नहीं खाते हैं, चिकन उकन नहीं क्यों खाते हैं। हम कह देखिए अब हम क्या बताएं इसको, हमको समझ में आ गया कि इसका इशारा कहाँ है। हमको बहुत मजा आता है इन सबको फिरकाने में। अब वो कहना चाह रहा था कि बोल दीजिए कि हम मतलब कोई धर्म के हैं। हम कह देखिए सावन में बारिश ज्यादा होती है, बारिश होने से बादल ज्यादा छाए रहते हैं, बादल बारिश ज्यादा होगा तो सूर्य का प्रकाश कम होगा, विटामिन डी कम बनेगा, और विटामिन डी कम बनने से पाचन तंत्र हेन तेन उतना एक्टिव नहीं रहता। दूसरा, पाचन क्रिया करने के लिए इंसान को बाहर आवागमन करना होता है। बरसात में भर बरसात की चाइन रहता है, अमूमन आदमी बाहर आवागमन कम करता है, माथा पीट के चल गया अपना।
वो कंफ्यूजन में था, कंफ्यूजन में रह गया वहां पे। तो हम लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। हमको शुरुआत से इस बात की बहुत तकलीफ थी कि भारत में जाति धर्म का भेदभाव खत्म करना है। अब आप खत्म करने के लिए चलिएगा तो सबसे पहले आप ही को लोग पूछेगा। भर हिंदुस्तान हमारा को इबतिया को कोसता कहता है, तो इसको नाम बताने में क्या डर लगता है। हम कहते तुम अभी उतने नीचे हो कि तुम हमसे जबरदस्ती नहीं पूछ सकते, बड़े हो जाओ यहाँ पे। अब एक बात बता, पटना हाईकोर्ट हमारा से पूछेगी तो हमारा हिम्मत है कि कह देंगे कि नहीं बताएंगे? बन जाओ उतना लेवल का, नहीं समझे? रहोगे नीचे, आप पूछोगे औरों की रिक जाता है और लहर जाता है बेचारा एकदम, और धधक जाता है पूरी तरह से। नहीं समझ आया? अजब टाइप का यार। तो मतलब आपको आपकी एक सोशल जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? हम तो पूरा पूरा सब कंफ्यूजन में रहता है सब यहाँ पे। बड़े जो समझदार लोग होते हैं इस पे कभी डिस्कस भी नहीं करते। उनको क्या मतलब बनता है? हम अभी भी यही वाला फॉलो करते हैं, जाति का निर्धारण कर्म के आधार। समझ में आ गया कि नहीं? हमारी जाति है शिक्षा, कर्म है हम शिक्षा दे रहे हैं, हमारी क्या है? जाति है। धर्म तो हम सबका एक है, हिंदुस्तानी। हम सबका धर्म क्या है? हिंदुस्तानी। अपना जाति ले लो, हमारा जाति शिक्षक है। किसी कोई डॉक्टर है तो उसकी जाति क्या है? चिकित्सक है, डॉक्टर है। जाति का निर्धारण इस आधार पे नहीं हो, कर्म के आधार पर होता है। अगर आज से 500 साल पहले हम 500 साल पहले आए रहते ना, तो अब तक खिचड़ी बनवा दिए रहते जाति व्यवस्था की। जिसका मन जौनची लिखता, कंफ्यूजन में रहता यार ये कौन ची है ये यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? कुछ का कुछ लिख देता, बेटवा का कुछ और लिखता, पत्नी का कुछ और लिखाता। ऐसा न लिखाता ना कि जाति प्रमाण पत्र वाला माथा पीट लेता। अच्छा, जाति का जहर खत्म हो जाए ना तो आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं लोग, तो समझ में आता है। जाति का जहर भी पिलाओगे और आरक्षण भी करोगे तब नहीं ना। ये जहर रहेगा तो आरक्षण रहेगा। ये जहरिया जब तक रहेगा ना, उसको डंखों मारिएगा, उसको बार बार हीना दिखाइएगा उसको, और उसको आरक्षणों खींचिएगा। आपको धर्म ने ऊंचा बनाया, उसे संविधान ने ऊंचा बनाया। आपको धर्म से फायदा है, उसे संविधान से फायदा है। आप धर्म से जो लाभ मिल रहा है उसको छोड़िए, उस संविधान से जो लाभ मिल रहा है वो भी छोड़ देगा। ऐसे कैसे होगा भाई कि आप ही खाली लाभ में रहेंगे? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? बाकी जो भी जिस जाति के हैं लोग, कभी किसी जाति के होने पे शर्म नहीं कीजिएगा। और आप किसी बड़े जाति में हैं तो इस पे कोई गर्व की बात नहीं है, बल्कि आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। समझ में आएगी नहीं? आ गया? अंग्रेज इसीलिए तो हावी हो गए हैं। कोनो जाति को मारिए, दूसरा जाति वाला कूद रहा है। हमारा क्या मतलब है? आप रहते तो लोग बिना धर्म के हो जाते। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मरने के बाद हमारे धर्मों का हिसाब नहीं होगा, मरने के बाद हमारे कर्मों का हिसाब होगा। आप कर्म अच्छा किए रहेंगे ना तो आपका हिसाब होगा। किसी धर्म में बोला है कि तुम्हारा धर्म का हिसाब होगा कि तुम किस जाति का था, इस हिसाब से नहीं। हमारा कर्म कैसा था इस आधार पर होगा। आप लोग आगे से जो मन टाइटल क्या करिएगा, चिपका दीजिए जो मन। जाति प्रमाण पत्र में एकदम लास्ट में लिखा हुआ है, वो कोड दिया है बिहार में, अदर्स। नहीं समझ में? सबका मारा है क्या चीज? अदर्स। कौन जाति के हैं, कौन क्या है, ये सब चीज जो है। आगे बढ़े। हालांकि बिहार में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो बहुत समझदारी की हैं इस चीज को। हाँ, भीमराव अंबेडकर साहब, हाँ, महार जाति के एक बहुत निम्न जाति में आता था। उनको तो विद्यालय में पढ़ने नहीं दिया था, बाहर बैठते थे, बाहर बैठाते थे, घड़ा में पानी नहीं भरने देते थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भीमराव अंबेडकर इतना तकलीफ देखे हैं, उतना में तो बढ़िया बढ़िया आदमी नहीं पड़ जाता। लेकिन भीमराव अंबेडकर साहब समझदार थे। उनको पता था कि हम अगर नीचे रहेंगे तो ऊपर वाले को कितना बात बोलेंगे उस बर्दाश्त नहीं करेगा, सुनेगा भी नहीं। पहले उन्होंने मन मार के बराबरी पढ़ लिख के इतना ना बराबरी हो गए, उसके बाद वो आए थे। तो अभी क्या है ना कि आप लोग पढ़ लिख के थोड़ा उस लेवल तक पहुंचिए। जैसे अभी कोई भी कितना मैट्रिक का लड़का कितना अच्छा बात बोलेगा ना, आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, मैट्रिक में रहे तुम अभी। लेकिन जिस दिन वो पीएचडी का डिग्री लेके आएगा, अरे यार ये वही वाला लिखवा है,
पीएचडी कर लिया। अब आप ध्यान से सुनेंगे, तो अम्बेडकर साहब 7-8 जगह से करके आए थे पीएचडी विदेश विदेश से। यहाँ जिस जिला में जाते थे डीएम हड़क जाता था। अरे महाराज बैठिए, कहाँ कुछ कर पाए कोई, स्वतंत्रता आंदोलन से लेके कहीं तक में कहाँ कोई कुछ कर पाया उनका। चलिए अब आगे बढ़े। तो जाति का ये देख लिए कितने टाइप का था, 4 टाइप का था। तो ऋग्वेद उत्तर ये वैदिक समझ में आ गया यहाँ पे। तो ये तो हम बस इस हिसाब से बनाए हैं कि शुरुआती फेज था। अब वैदिक काल में वेदों की रचना हुई, तो वेद, इसका नाम वैदिक काल क्यों पड़ गया है तो समझ में आ गया। देखिए वैदिक काल में था क्या, जब भारत था ना, तो भारत का ये हरियाणा वाला जो एरिया था, यहाँ पे बहुत उपजाऊ एरिया था। यहाँ 7 नदियां थी। यहाँ कितनी नदियां थी, 7 प्रमुख नदियां थी। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, घग्गर। कितनी नदियां, 7। घग्गर, पहले घग्गर नहीं पे, घग्गर, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। 5 गो इधर, 2 गो इधर, 7 गो गए सब ना। तो 7 नदियों का यह एरिया था, इसलिए इसे सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाएं। सप्त सैंधव प्रदेश। तो यहां पे पहले द्रविड़ लोग रहते थे। कौन रहते थे, द्रविड़ लोग रहते थे, द्रविड़। और भारत में आदिवासी रहते थे, आदिवासी रहते थे। और नहीं तो मूल निवासी रहते थे, मूल निवासी। ये आर्य मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए सब, मध्य एशिया से आए सब, मध्य एशिया से आर्य आए यहाँ पर। और किस एरिया में बसे, सप्त सैंधव। सप्त सैंधव का मतलब होता है 7 नदियों का, सप्त सैंधव यहाँ आके बसे, क्योंकि ये एरिया चारागाह के लिए बहुत अच्छा था। आज भी पंजाब और हरियाणा खेती पे बहुत आगे है। सप्त सैंधव में आज के समय पे पंजाब और हरियाणा है, तो इसलिए उसका एरिया ही हो गया सप्त सैंधव। 7 नदी अभी ना हो गया, वर्तमान समय में 5 नदी से पंजाब हो गया। हरियाणा ले लीजिएगा तो उसमें और भी आ जाएंगे सब। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो सप्त सैंधव प्रदेश में आके ये बसे सब। कौन, आर्य। और आर्य जो थे सब वो मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे, मध्य एशिया से आर्य आए थे। भारत के तो थे नहीं, पहली बात, मध्य एशिया से, और यहीं आके बस गए। आर्यों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। कौन थी, संस्कृत। और वो अपने आप को श्रेष्ठ बोलते थे। क्या बोलते थे, श्रेष्ठ बोलते थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और यहाँ के जो मूल निवासी थे, जो आदिवासी थे, द्रविड़ थे, इनको नहीं आता था, इनको संस्कृत नहीं आता, तो उन्हें निम्न बोलते थे। इन्हें क्या बोलते थे, निम्न। तो इन्हें निम्न बोल दिया, और खुद को क्या बोल दिया, श्रेष्ठ बोल दिया यहाँ पे। और धीरे धीरे निम्न से निम्न जाति हो गई लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो जो SC/ST हैं, आपका दूसरा नाम क्या है, मूल निवासी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। SC/ST, आदिवासी, द्रविड़, ये लोग आप लोग का दूसरा नाम क्या है, मूल निवासी। आप में मूल निवासी कितने हैं, बढ़िया, तो तुम लोग मूल निवासी है। तो SC/ST के से बड़ी पहचान आपकी क्या है, मूल निवासी। यहीं के थे शुरुआते का एकदम यहाँ पर। बाकी तो ये मध्य एशिया से कौन आया, मुगल कौन आया, बाहर से कौन आया, ये अलग बात है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कुषाण आया बाहर से, यहाँ आके शक संवत दे दिया, जिसके आधार पर अगहन, पूष, माघ, फागुन करते रहते हैं हम लोग। तो कुषाण कहाँ का था, वो भी मध्य एशिया से आता है। चारागाह गाय चराए के बहाने आया था, यहीं रह गया यहाँ पर, नहीं समझ, चारण कराने आया था। किसी को दिक्कत, तो मूल निवासी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़े। तो ये लोग की भाषा क्या थी, संस्कृत। क्या, कौन सी भाषा, संस्कृत। जो संस्कृत सीख गया उन्हें ये लोगों ने क्या बोला, श्रेष्ठ। आर्य बोला या श्रेष्ठ बोला, आर्य बोला या श्रेष्ठ बोला। और जो संस्कृत नहीं सीख पाया, क्या हो गया, निम्न। और धीरे धीरे उनको निम्न से निम्न कैटेगरी में डाल के रख दिया यहाँ पर। तो जब ये भारत आए थे, तो भारत में चारागाह की खोज इत्यादि के सिलसिले में आए थे ये लोग यहाँ पर। और धीरे धीरे ये लोग यहीं पे फैल गए, और फैलते फैलते इनका वर्चस्व ज्यादा हो गया। चूंकि ये शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, तो जमीन वगैरह पे ये लोग क्या करने लगे, पशुपालन, जमीन इत्यादि पे ध्यान दिए। पढ़ा लिखा इंसान को देखिएगा ना, अमीर को देखिए, वो दिमाग से चलता है, उत्तेजित नहीं होता है। और गरीब जितना देगा, पैसा कम रहेगा ना, उतने उत्तेजना ज्यादा रहेगी, जज्बाती ज्यादा हो जाते हैं लोग, तुरंत मार कर लेगा समाज। अमीर उमीर के में बड़ी शांति से रहता है सब। आपको मारना रहेगा ना, 2 साल पहले प्लानिंग बनाएगा, और इस मारेगा ये 20 साल पीछे चल जाएंगे। नहीं समझ में आया, प्लानिंग के साथ। और जितना कम पैसा रहेगा ना,
तुरंत मारने लगेगा। अब चूंकि ये बाहर से आए थे, पहले ही मेंटेलिटी था कि हमको प्लानिंग से चलना है। जब कोई बाहर से आता है तो उसकी मेंटेलिटी क्या रहती है? प्लानिंग से। जैसे इंडिया को मैच खेलने ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ता है ना, तो प्लानिंग में रहता है कि अरे बाप रे बाप, ऑस्ट्रेलिया का पिच कैसा होगा, ग्राउंड कैसा होगा। अब वही इंडिया में मैच होगा ना, अरे तरीका अपन अपन सब लेके फैमिली लेके घूमते रहेगा। कहे तुम यहीं खड़ा रहो ना, हम छक्का मारेंगे, कपार फूट जाएगा तुम्हारे ऊपर, आप आउट होके चल आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये लोग प्लानिंग नहीं किए लोग। रीजन क्या है? इनका अपना जगह था और वो सब बाहर से आ गए, उनकी क्या थी? प्लानिंग। बेहोश हो गया, हाँ उठाओ पानी पानी उन्हीं दो उधर से, वो वाला बगल का गेट खोल दो, वहां से निकालना इजी रहे, पानी वगैरह पिलाओ उसको। उस गेट के पास कोई बेहोश हुआ है, उस गेट के पास के। आगे बढ़िए बाबू। आगे बढ़े तो बताइए, आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत। तो आर्य अपने को क्या बोलते थे? श्रेष्ठ। जिन्हें संस्कृत नहीं है उन्हें अनार्य, और अनार्य को क्या कहा जाता था? निम्न। अनार्य को निम्न। कोई दिक्कत है किसी को? अनार्य को क्या कहा गया? निम्न। हाँ तेज क्लियर बोलो ना। जर्मनी से आए हैं? अरे हम मध्य एशिया बोल रहे हैं तो मध्य एशिया समझो ना, जर्मनी से बुला रहा है आ रही है सबको। चलो ध्यान से समझो यहाँ पे। हाँ यूरोप चल गया। बोलो बाबू। आर्यों ने, आर्य जब आए तो धीरे धीरे उनकी भाषा संस्कृत थी और वही संस्कृत में होगा। इसलिए देखिएगा ना, वेद वगैरह में देखिएगा तो ज्यादा वरीयता किसको है? इन लोग को वरीयता है। हाँ आपको क्या लगता है इनको वरीयता है? एक बात बता, तुम स्टूडेंट है, ठीक है, तुमको हम दे देते हैं कोई किताब, लिखो। उस किताब में नेताओं को ज्यादा फायदा होगा कि तुम स्टूडेंट को? मतलब स्टूडेंट वाले में होगा, और उसमें सबसे ज्यादा लॉस किसको होगा? नेता लोग को। लेकिन कानून अभी कौन बनाया सर? नेता। तो फायदा किसको है? नेता को। हम लोग को कुछ है नहीं है, बस समझ में आ गया। तो इसमें मूल निवासी लोग को फायदा है। तनी बताएं लोग ना, मूल निवासी लोग को क्या को फायदा है? आपको क्या को फायदा है? नहीं ना, आप बस पढ़िए। हाँ नहीं तो संविधान में ना आरक्षण मिलता है कि वेद में आरक्षण है? वेद आर्यों ने लिखा तो आर्य को ठीक ठाक है वेद में, संविधान को मूल निवासी ने लिखा, अम्बेडकर साहब ने। तो फायदा है कि नहीं है? अब पता चला अम्बेडकर साहब को तो नहीं हटा के तो नहीं संविधान में आप आरक्षण ले लेते हैं। नहीं, अकेला व्यक्ति क्या किया? लड़के रख गया। आज अगर हर जिला में एक अम्बेडकर साहब जैसा विद्वान व्यक्ति हो जाए ना, कभी कोई मूल निवासी को दिक्कतें नहीं होगा। समझ में आएगी ना? बहुत महान व्यक्ति थे, लड़ गए वो, चर्चिल से लेके गांधी से लेके पूरे संविधान सभा में लेके, और इतने पढ़े लिखे थे कि उनके आगे कोई पहली बात की जल्दी टिकता नहीं था। तो आगे बढ़ जाते हैं बाबू। तो ये लोग जो थे पूरे भारत का आर्यीकरण प्रारंभ किए, मतलब संस्कृत सिखाना चालू किए। दक्षिण भारत की जिम्मेदारी दी गई अगस्त ऋषि को। किसे? अगस्त ऋषि। तो बताइए दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया? अगस्त ऋषि। और ये दक्षिण भारत की जिम्मेदारी थी कि आपको आर्यीकरण करना है, संस्कृत पहुंचाना है, वेदों को पहुंचाना है, ज्ञान देना है, आर्य बनाना है। ये किसकी जिम्मेदारी थी? अगस्त ऋषि। किसकी? अगस्त ऋषि की। और उत्तर भारत की जिम्मेदारी थी राजा विदेह की। किसकी? राजा विदेह। तो राजा के बस का है संस्कृत समझाना, राजा का काम तो राजनीति काम है। तो राजा विदेह के जो गुरु जी, जो पुरोहित, जो पंडित जी थे, नाम था गौतम राहुगढ़। तो राजा का नाम क्या था? विदेह, राजा विदेह। और इनके पुरोहित का नाम क्या था? गौतम राहुगढ़। गौतम राहुगढ़, गौतम राहुगढ़। किसी को दिक्कत? अब देखिए बाबू, कुछ कुछ ना ऐसा लोग कहेगा कि आर्य मध्य एशिया से नहीं आए थे। कम से कम 1000 ऐसी साक्ष्य है जिसमें आर्य मध्य एशिया से आए थे। कोई एगो किताब उताब मिलेगा जिसमें लिख देगा कि यहां से नहीं आए थे? किसमें? ईरान वगैरह सब में मिलता है उसका, मध्य एशिया से ही आए थे। ईरान के देखिए, ये पाकिस्तान है तो भारत ही था, तो ये ईरान है, इसके बगल में तुर्की। तो बोगज गोई से लेकर तुर्की के अभिलेख में आर्यों की चर्चा मिलती है।
अब एक आदमी ऐसा आ जाएगा जो आपको कहेगा कि एगो किताब का नाम बताएगा, फलाना किताब मैक्स मूलर के पेज नंबर 8 पे ये लिखा है कि आर्य भारत के ही थे। अरे यार तुम तो ये, अब किसी एक जगह लिख देगा कि खान सर जो है ना जर्मनी से आए थे। अब जिसको हमें साबित करना होगा कि हम जर्मनी से आए थे, वो बाकी चीजों छोड़ देगा कि हम कहाँ पढ़ाते थे, कहाँ से पढ़े, ये सब छोड़ देगा। वो किताब, वो वही किताबियां पकड़े। देखिए इस किताब के पेज नंबर 15 पे लिखा है खान सर कहाँ से आए थे, जर्मनी से आए थे, पकड़ लेगा। हम ही एक जगह बोले थे कि हम यहूदी हैं, एगो यहूदी खोजते खोजते चला आया यहाँ पे, हमारा तो हालत खराब हो गया क्योंकि हमको यहूदी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अरे थोड़ा सा और कोई धर्म बोलता है, जाति बोलता है, ब्राह्मण, दो चार को श्लोक को लोग सुना देते, मंत्र उन्तर, तो हमारा और जबरदस्त याद है कि खुदे कंफ्यूजन में हो जाए वहां पे, नहीं समझा, पूरा एकदम खतरनाक याद है हमारा। लेकिन वो बेचारा जीव थे, हम हाथ जोड़ लिए भाई हमको लगा कि नहीं आएंगे, तो कहा हम लोग इजराइल से थोड़े आए, मुंबई के ही हैं हम लोग। हम कहा ठीक 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 भैया, जाओ जाओ। कौन कौन पकड़ लेता है। तो ईरान मध्य आर्य कहां से आए थे, मध्य ईरान के अभिलेखों में, ईरान की पुस्तक में, बोगज गोई तुर्की सब में इनकी क्या है चर्चा है, यहाँ के मूल निवासी लोग का सत्यानाश कर दिया सब। आप लोग का हालत क्या हो गया, खराब हो गया मूल निवासी लोग का। इनको बताना पड़ता है भाई तू लोग मूल निवासी है, समझ में आ गया कि नहीं। उल्टा जरा सोचो, आप उल्टा जरा सोच के देखो, अगर बड़ी जाति को ये पता चलता है कि मूल निवास वाले मैटर है तो इतना आराम से बोलते हैं मूल निवासी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आरक्षण किसको है, मूल निवासी नहीं है, आरक्षण किसको है, आदिवासी, एक शब्द में मूल निवासी। आगे बढ़ जाए तो इन लोगों का है, तो बताइए उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने किया, गौतम राहुगढ़, और दक्षिण भारत का अगस्त ऋषि। क्या जी, हाँ हाँ, आर्य लोग खुद को संस्कृत बोलते थे, श्रेष्ठ भाषा हो गई, वो शिक्षा देते थे, ब्राह्मण हो गए, नहीं समझ आया। वो लोग क्या था, वो तो बड़ी जाति के हो गए लोग। आर्य में थोड़ी ना छोटी जाति के कोई था, आर्य वाले सब क्या हो गए, बड़ी जाति के। तो आगे बढ़ जाए तो उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने किया, गौतम राहुगढ़, और दक्षिण भारत का अगस्त ऋषि अपने काम में अच्छे से हो गए, वो दक्षिण भारत का आर्यीकरण बहुत अच्छे से कर दिए। लेकिन गौतम राहुगढ़ के जो थे वो किस राजा के संरक्षण में थे, विदेह। ये उत्तर भारत का आर्यीकरण लगभग कर दिए थे, हरियाणा से चालू किए, उत्तर प्रदेश बिहार तक में आर्यीकरण कर दिए। लेकिन जब हाजीपुर के पास पहुंचे तो ये अग्नि वगैरह जो थे, पूजा पाठ का सामग्री, वहां से इस जब का पार कर रहे थे गंगा नदी, तो गंगा नदी में ये सब चीज, लहर इतना तेज रहता है, तो गंगा नदी में उस सब अग्नि, ये सब सामान उमान यज्ञ वगैरह का, उस समय कौन में टाइटेनिक जहाज रहती थी, नॉर्मल रहता था, वो सब बूत गया। दूसरा इनको पार करने में बहुत कठिनाई, तो इन्होंने गंगा नदी पारे नहीं किया, और वहीं से लौट गए। हाजीपुर पार कर देते तो पटना आ जाते, तो पटना पर इन्होंने अछूतों की भूमि कह दिया, इसलिए पटना से गंगा जल लेके कहीं नहीं जाया जाता है। पटना के लोग अपने लिए भले गंगा जल ले लेते हैं, लेकिन आप कहिएगा ना ये हरिद्वार का गंगा जल है, सब लोग बहुत श्रद्धा से लेंगे। प्रयागराज का गंगा जल है और अच्छा, दशाश्वमेध घाट बनारस का है, ठीक है, कहिए ना पटना का है, या पटना से आपसे बहुत कम में लोग मांगा भी होगा। इवन की जब वहां पे भोलेनाथ चढ़ाया जाता है ना शिवलिंग पे, तो सुल्तानगंज से चढ़ाते हैं। कहां से चढ़ाते हैं, देवघर वगैरह, सुल्तानगंज। पटना जिला जहां तक रहता है वहां तो ले ही नहीं जाता। पटना जिला जैसे खत्म होता है मोकामा के पास सिमरिया घाट, तो सिमरिया घाट में दो, देखिए बिहार का जो पटना जिला हो जाता है, ये इस शेप में देखेंगे पटना जिला, तो ये मोकामा हो जाता है, इधर हो जाता है आपका बेगूसराय, बेगूसराय। यहां से गंगा जल लिया जाता है उस साइड में, सिमरिया घाट साइड में, इस घाट से नहीं लेता है, पटना वाला से नहीं लेता है। आप में कोई सिमरिया के आसपास का एरिया का है, आप देखें इस चीज को, वो उस साइड से लेता है कि नहीं लेता, इधर नहीं लेता। मेला भी लगेगा तो किधर लगेगा, इस साइड में, मेला वाला सब किधर लगता है, इस साइड, इधर कोई जइबे नहीं करता, भीड़ भाड़ भी नहीं रहता, पार्किंग बना देता है, जाके मोटरसाइकिल उन्हें लगा दियो, साइकिल लगा दियो सारा चीज किधर रहेगा, बेगूसराय जिला में। पटना जिला की ओर कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ खाली रहेगा एकदम चुपचाप। यहाँ आगे बढ़ जाए।
तो वैदिक काल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत है वैदिक काल में? अब नेक्स्ट क्लास कल समझ जाएंगे।